मैं गीतेश पांडे आपका अपने YouTube चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अगर हम क्लास 10th फिजिक्स की बात करें तो उसमें आपको हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत को क्लियर कर दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कृपया जो है गीतेश पांडे लेक्चर्स पे जाकर आप वो सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसमें हमने इम्पोर्टेंट PYQ और आंकिक प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है। ठीक, तो अब इस सेशन में आज के क्लास में हम लोग जो है वो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन नाम के चैप्टर को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है जो भी आप 10th लेवल पर पढ़ेंगे वही जाके फिर आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो जो है ये बहुत सेशन जो हमारा है वो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए क्लास को जो है आप पूरा अटेंड करें और वीडियो को आप पूरा देखें तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, तो उसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखिए, जब प्रकाश जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, देखिए जैसे ये है हमारा समतल दर्पण। ठीक, अब इस समतल दर्पण पर जब प्रकाश की कोई किरण है वो इस प्रकार से आपतित हो रही है। ये जो प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार से आपतित हो रही है। ठीक, जब ये एक माध्यम से चलकर, अब यहां जैसे माध्यम है तो ये माध्यम कैसा है? ये माध्यम है, इसको कह सकते हैं, चाहे यहां हम निर्वात लिख दें या इसको वायु लिख दें। तो जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो इसका जो अधिकांश भाग है, इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसका जो अधिकांश भाग है वो क्या हो रहा है? उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो अब परावर्तन को हम क्या लिखेंगे? जब प्रकाश जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में
वापस लौट आता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहां पर जो परावर्तन होगा उसमें अगर हम देखें तो ये है हमारी आपतित किरण। कौन सी किरण होने वाली है? ये हमारी होगी आपतित किरण। ठीक, ये जो किरण है ये होगी परावर्तित किरण। ये क्या है? ये है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु है ये? आपतन बिंदु। ठीक, और इस पर अगर हम एक अभिलंब खींच दें तो ये इस पर क्या है? अभिलंब। ठीक, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण I और ये कोण है परावर्तन कोण R। तो अब परावर्तन में अगर हम देखेंगे और इसके अगर हम नियम की बात करें तो परावर्तन का नियम क्या है? जो पहला नियम है इसका वो है आपतन कोण बराबर किसके? परावर्तन कोण के। जो आपतन कोण है किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा परावर्तन कोण के। मतलब कोण I बराबर होगा कोण R। और दूसरा क्या होगा इसका नियम कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या है? ये किस तल में है? जैसे ये जो चित्र बना है वो कहां पर है? वो अभी बोर्ड पे है, तो ये इसका तल कौन सा होगा? वो बोर्ड वाला तल होगा। जैसे आप जो लिखेंगे वो तल कौन सा होगा? वो होगा कापी का तल। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें हम ध्यान रखते हैं जो कि अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसके अगर हम महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें इसके महत्वपूर्ण बिंदु वो कौन से होने वाले हैं? देखिए,
जैसे पहला, परावर्तन की घटना में, मतलब अगर परावर्तन हो रहा है तो इस घटना में प्रकाश का वेग आवृत्ति तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब क्या है कि जो परावर्तन की घटना है उसमें प्रकाश का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि तीव्रता घट जाती है। ठीक, इसमें अगर हम देखेंगे तो परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, जबकि तीव्रता क्या होती है, वो घट जाती है। मतलब जो प्रकाश की तीव्रता है वो क्या हो जाती है, इसमें वो कम हो जाती है। ठीक, अब देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। देखिए, अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर अभिलंबवत आपतित होती है इस प्रकार से, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। दूसरा अगर हम पॉइंट ध्यान रखें तो क्या होगा इसके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये अक्सर जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न कैसे आएगा, कहेगा परावर्तन की घटना में से निम्न में से क्या नहीं बदलता है, तो आपको दे देगा कि वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता। तो क्या नहीं बदलेगा, तो वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य नहीं बदलेगा, जबकि तीव्रता क्या होती है, वो बदल जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक, अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि जब प्रकाश किरण, देखें, तो जब प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर कैसे आपतित हो रही है, अभिलंबोत। अगर हम प्रकाश किरण को देखें तो प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर कैसे आपतित हो रही है, वो अभिलंबोत आपतित होती है। तो देखें कि जब प्रकाश किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण का मतलब जो हमारा कोण आई होगा वो कितना होगा, 0। और जो परावर्तन कोण होगा अर्थात कोण R, वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर
अभिलंबवत आपतित होती है, या किसी भी दर्पण पर, समतल हो या गोलीय, कुछ भी हो, अगर वो अभिलंबवत आपतित होगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो जब उसी मार्ग में वापस लौटेगी तो इसका मतलब I का मान 0 होगा और R का मान भी क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक, तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक, चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि होने वाला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? ये जो दर्पण होता है, देखिए, अगर हम किसी कांच के खोखले गोले से, ये कांच का खोखला गोला है और इसके किसी एक भाग को काट कर निकाल दें, हमने इस भाग को काटकर इसके निकाल दिया, तो यही क्या कहलाएगा? और इसके एक भाग पर हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। तो इस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? इसको कहेंगे गोलीय दर्पण। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, तो गोलीय दर्पण क्या होगा? वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर हम देखें तो गोलीय दर्पण के प्रकार, तो ये हमारा जो दर्पण है ये कैसा है? ये है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक, सबसे पहले इसमें आता है कौन सा दर्पण? हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। ठीक, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है कि जिसके, अगर देखें तो इसमें क्या होगा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, देखिए ये जो तल है ये उभरा हुआ तल है, इसमें अगर देखें तो ये जो तल है वो कैसा है? वो है दबा हुआ तल। ठीक, और अगला जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है ये है उभरा हुआ तल। ठीक, तो ये जो भाग है वो कैसा है?
दबा हुआ है और ये उभरा हुआ है। तो अब हम अगर अवतल दर्पण में देखें तो क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की हुई हो और परावर्तन कहां से हो, दबे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को अगर हम परिभाषित करें तो क्या होगा, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई होती है, परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, अब देखिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा होगा कौन सा दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, दूसरा जो दर्पण होने वाला है वो है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसके कौन से भाग पर कलई की होती है, इसमें जो कलई की हुई होगी वो होगी दबे हुए भाग पर, इसके जो कलई की हुई होगी वो किस भाग पर होगी, दबे हुए भाग पर। और परावर्तन कहां से होगा, जो कलई की हुई होगी वो दबे हुए भाग पर होगी और परावर्तन कहां से होगा, उभरे हुए तल से होगा। तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो इसका टॉपिक होगा वो होगा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। मतलब किसी भी दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। अब जैसे अगर हम पहले अवतल दर्पण की बात करें कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो एक तरफ हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, ठीक, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। ठीक, तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए जो पहला पॉइंट होने वाला है वो क्या होगा, जैसे ये हमारा जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, अवतल, ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक, यहां ये फोकस है इसका और ये है इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब देखें इसमें जो भी किरण, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, एफ से। तो जब भी अवतल दर्पण में अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी, वो एफ से होकर जाएगी।
ठीक। दूसरा पॉइंट, यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण देखिए ये इसका ध्रुव है, जो परावर्तक तल, इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा वो ध्रुव होगा। ठीक। अगर कोई भी प्रकाश किरण एफ से होकर जाएगी, मतलब इसके फोकस से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक। अब अगर इसके तीसरा पॉइंट हम ध्यान से सोचें तो क्या होगा। अब तीसरे पॉइंट में यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे इसका ये एफ है और ये इसका सी है, अगर कोई भी प्रकाश किरण सी से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ठीक। तो अब ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। अगर हमारा अवतल दर्पण होगा तो कोई भी किरण, अगर इन 3 नियमों में से हम किसी 2 नियम को लगा देंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। ठीक। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। अब देखिए, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पहला नियम होने वाला है वो क्या होगा। देखिए, जैसे अगर ये दर्पण हमारा उत्तल है, इसका मतलब इसके कौन से भाग पर कलई की हुई है, दबे हुए भाग पर। सबके क्या होगा, दबे हुए भाग पर क्या होगी, कलई होगी। और परावर्तन कहां से होगा, उभरे हुए तल से होगा। ठीक। अब ये जो किरण है ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक। यहां एफ होगा, यहां क्या होगा, सी होगा। तो कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण जाएगी तो जब उसका परावर्तन होगा तो वो मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी, मतलब वो लौटती हुई कहां से प्रतीत होगी, एफ से। ठीक। दूसरी किरण अगर देखें, दूसरे नियम पर चलते हैं, अगर कोई भी किरण सी की ओर केंद्रित होगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तीसरी स्थिति में अगर हम देखें, यह है हमारा ध्रुव। तीसरी कंडीशन में अगर कोई भी किरण एफ की ओर केंद्रित होगी, जैसे ये किरण किसकी ओर केंद्रित है, एफ की ओर केंद्रित है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर इसमें हम किसी भी 2 नियम को लगा देंगे तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों जो है, आज हमने इस सेशन में एक जो आधे घंटे का हमारा लगभग सेशन है, इसमें हमने क्या किया कि जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में जो प्रकाश के परावर्तन और गोलीय दर्पण के बारे में जो है हमने थोड़ा अध्ययन किया, जो उसका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसमें से जो इसका कॉन्सेप्ट है
अगर यहाँ से आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो जो आने वाले टॉपिक हैं उसको आप अच्छे से जो है समझ पाएंगे। तो अगला सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए जो है इस सेशन को बहुत ध्यान से आप देखिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद।